सभी भाई बहनों को नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं सभी लोग अच्छे होंगे। और जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, यहाँ पर हम लोग यूथ कंपटीशन टाइम्स की जो बुक है, यहाँ पर बिहार लोक सेवा आयोग टीआरई थर्ड के लिए, तो यहाँ पर जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर हैं, क्वेश्चन हैं, यहाँ पर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। इस बुक को सॉल्व करेंगे और यहाँ पर सामान्य अध्ययन देख सकते हैं 1 to 5, 6 to 8, 9 to 10, 11 to 12 जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो उनको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। इससे पहले की क्लास में हम लोग यहाँ तक कवर कर चुके थे। देख सकते हैं यहाँ पर हम लोग प्राचीन इतिहास कंप्लीट कर चुके हैं। मध्यकालीन इतिहास के जितने भी प्रश्न हैं आए हुए, वो भी प्रश्न यहाँ पर हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। आज की ये क्लास यहाँ पर थर्ड पार्ट है और तीसरी क्लास है, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग आज कवर करेंगे आधुनिक भारत का इतिहास। तो आधुनिक भारत का इतिहास में यहाँ पर थोड़ा सा लंबा चैप्टर है और एक क्लास में हम लोग कवर नहीं करेंगे। यहाँ पर हम लोग कवर करने वाले हैं तो आधुनिक भारत इतिहास के जो भी यहाँ पर महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, यहाँ से 2 चैप्टर में इसको हम लोग खत्म कर देंगे। इसके बाद हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट क्लास जो आने वाली है वो रहेगी भूगोल, भारत का भूगोल देखेंगे और इस प्रकार से यहाँ पर हम लोग कंप्लीट सॉल्व कर लेंगे। तो चलते हैं क्लास पर। और जैसा कि आप सभी लोग देख सकते हैं, यहाँ पर आधुनिक भारत इतिहास से यहाँ पर प्रश्न अब हम लोग क्लियर करेंगे। इससे पहले हम लोग कवर कर चुके हैं, उनको आप सभी लोगों ने अगर नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लीज चैनल पर जाकर एक बार वॉच कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पर चलते हैं आधुनिक भारत का इतिहास का। तो मुगल साम्राज्य का जो पतन है और स्वायत्त राज्यों का जो उदय है, उससे संबंधित प्रश्न है। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर आप सभी के सामने है, देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, बक्सर की लड़ाई के बाद किस संधि पर हस्ताक्षर किए गए? तो आप सभी को बताना है कि जो बक्सर की लड़ाई के बाद किस संधि पर हस्ताक्षर किए गए? इलाहाबाद संधि पर किए गए, सुगौली संधि पर किए गए, बेसिन संधि पर किए गए या सालवाई संधि पर किए गए? ये क्वेश्चन देखिए सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और पूछे हुए प्रश्न है। आपको मैं डिटेल सोल्यूशन यहाँ पर साथ में दे रहे हैं। तो चलिए यहाँ पर इसका जो आंसर है वो है इलाहाबादी संधि। तो जो बक्सर की लड़ाई हुई थी ना, उसके बाद जो संधि पर हस्ताक्षर किए गए वो थी इलाहाबादी संधि। ठीक है, आपको याद करते चलना है यहाँ पर कौन सी संधि? इलाहाबाद संधि। बक्सर की लड़ाई के बाद अगर संधि पर किस संधि पर हस्ताक्षर हुए तो इलाहाबाद संधि। अब इसका हम लोग डिटेल से सोल्यूशन देख लेते हैं क्योंकि क्वेश्चन यहीं से बनेंगे। तो चलिए यहाँ पर देखिए, बक्सर की लड़ाई के बाद जो रॉबर्ट क्लाइव ने मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय तथा अवध के जो नवाब शुजाउद्दौला के साथ इलाहाबाद की संधि 1965 में हुई थी। ठीक है, 1965 में क्या इलाहाबाद की संधि हुई थी, जिसके अंतर्गत यहाँ पर देख सकते हैं मुगल सम्राट ने बंगाल को अंग्रेजों को दे दिया। ठीक है, जो बंगाल था ना, आप सभी लोगों को पता है, जो इंडिया का मैप था, यहाँ पर पाकिस्तान था और बंगाल था। तो यहाँ पर ये लोग क्या मांग रहे थे आज़ादी के समय? यहाँ पर ये रास्ता मांग रहे थे। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं कि जो इलाहाबाद की संधि हुई थी 1965 में, उसके अंतर्गत मुगल सम्राट ने बंगाल को क्या किया? अंग्रेजों को दे दिया। क्लाइव को बंगाल का पहला गवर्नर बनाया गया। तो अब जो क्लाइव था वो बंगाल का पहला गवर्नर बना था। मुगल सम्राट ने 26 लाख रुपए वार्षिक भुगतान के बदले ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी दे दी। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं बंगाल, बिहार और उड़ीसा की जो है दीवानी 26 लाख रुपए वार्षिक भुगतान के बदले दे दी थी, किसे? ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो ये मुगल सम्राट का आप लोग देख सकते हैं कुछ इस प्रकार का था इतिहास। और अब साथ में ही नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कवर करने वाले हैं। देखिएगा, यूरोपीय वाणिज्यिक कंपनियों का भारत, ठीक है, कंपनियों का जो भारत आगमन हुआ था उस समय की बात है। अब भाई यहाँ पर देखिएगा कि जो यूरोपीय वाणिज्यिक कंपनियां भारत में आगमन कैसे हुआ, क्या हुआ, इससे संबंधित प्रश्न आते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा आप सभी के सामने, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष भारत में अपना कारखाना स्थापित किया? तो जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इसका आपको बताना है कि इसने किस वर्ष पटना में, ठीक है, पटना में जो है अपना कारखाना स्थापित किया था। अब आपको पटना को तो पता ही होगा बिहार का, ठीक है, किस वर्ष किया था? तो आप लोग बताइएगा। ऑप्शन फर्स्ट है 1635, 1632, आप सभी को बताना है 1643 या 1648। इसका जो राइट आंसर बनने वाला है
देखिएगा, यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। ठीक है, इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी। ओके, तो 1632 में 1632 में आप सभी लोग देख सकते हैं 1632 में क्या हुआ था? डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहाँ पर अपना कारखाना स्थापित किया था। चलिए इसका डिटेल से भी देख लेते हैं थोड़ा सा, जो भी प्रश्न बन सकते हैं। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने वर्ष 1632 में पटना में अपना कारखाना स्थापित किया, जो अब पटना कलेक्ट्रेट के रूप में जाना जाता है। पुर्तगाली बिहार में प्रवेश करने वाले पहले यूरोपीय थे। ठीक है, जो पुर्तगाली थे बिहार में प्रवेश करने वाले पहले यूरोपीय थे। पुर्तगाली मुख्य रूप से मसालों और कपड़ों का व्यापार करते थे। तो भाई ये लोग किसका व्यापार करते थे? मसालों का करते थे और कपड़ों का। और ये यूरोपीय बिहार में जो प्रवेश करने वाले थे वो पहले यूरोपीय थे, पुर्तगाली। ठीक है, तो यहाँ पर इसको याद रखना है। आगे देखिएगा, अब जो है बात करने वाले हैं ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। देख सकते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव क्या पड़ा ब्रिटिश शासन का। तो इसको आप सभी लोग देख सकते हैं, क्वेश्चन यहाँ पर आप पूछा गया है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पर पूछा गया है, निम्नलिखित में से ब्रिटिश शासन के दौरान भारतवर्ष के अंतर्गत निर्वनीकरण का कौन सा मुख्य कारण था? यहाँ पर आपको बताना है। देखिएगा, निम्नलिखित में से ब्रिटिश शासन के दौरान भारतवर्ष के अंतर्गत निर्वनीकरण का कौन सा मुख्य कारण था? तो इसका देखिएगा ऑप्शन फर्स्ट दे रखा है, रेलवे के मार्गों पर तख्तों की मांग को पूरा करना तथा शाही नौसेना के लिए इमारती लकड़ी की आपूर्ति करना। दूसरा यहाँ पर पूछा है, नियोजित वनों की मांग को पूरा करना, चाय एवं कॉफी का वृक्षारोपण करना। सी दे रखा है, विस्तारित खेती की मांग को पूरा करने के लिए भूमि को उन्नत करना। ठीक है, जो विस्तारित खेती की मांग को पूरा करने के लिए भूमि को उन्नत करना। बाकी आप लोग दो ऑप्शन ये हैं कि उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है आप सभी लोग देख सकते हैं क्या था? ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर रहने वाला है। विस्तारित खेती की मांग को पूरा करने के लिए भूमि को उन्नत करना, इसका यह राइट आंसर है। और इसी के साथ अब इसका डिटेल भी देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर बताया है इन्होंने, ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में जो निर्वनीकरण का मुख्य कारण विस्तारित खेती की मांग को पूरा करने के लिए भूमि को उन्नत करना था। साथ ही बढ़ती जनसंख्या, अधिक खाद्यान्न की मांग, वाणिज्यिक फसल, लकड़ी का उत्पादन, निर्वनीकरण के अन्य कारण थे। तो यह आप सभी लोग देख सकते हैं। अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, यहाँ पर देखिएगा 1857 का जो विद्रोह हुआ था इससे संबंधित प्रश्न पूछा गया था। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। ठीक है, देखिएगा 1857 से संबंधित यहाँ पर इन्होंने पूछा है कि निम्नलिखित में से किस तिथि को रानी विक्टोरिया की उद्घोषणा जारी हुई थी? तो रानी विक्टोरिया की जो उद्घोषणा जारी हुई थी वो किस तिथि को हुई थी? देख सकते हैं 1 नवंबर 1857 को, 27 मार्च 1858 को, 1 नवंबर 1858 को, उपर्युक्त में से कोई नहीं, या फिर उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या है आप सभी लोग देख सकते हैं, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है 1 नवंबर 1858। ठीक है, 1 नवंबर 1858 देख सकते हैं इसका राइट आंसर रहने वाला है। रानी विक्टोरिया की जो उद्घोषणा जारी हुई थी वो कब हुई थी? 1 नवंबर 1858। चलिए रानी विक्टोरिया से संबंधित जो भी प्रश्न बन सकते हैं आगामी परीक्षा में उससे संबंधित यहाँ पर हम लोग डिटेल देख लेते हैं। यहाँ पर देखिएगा जो 1 नवंबर 1858 में इलाहाबाद में आयोजित दरबार में लॉर्ड कैनिंग ने, देख सकते हैं क्या, लॉर्ड कैनिंग ने महारानी विक्टोरिया की
उद्घोषणा को पढ़ा। ठीक है, महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा को पढ़ा। और उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं उद्घोषणा में भारत में कंपनी का शासन समाप्त कर भारत का शासन सीधे क्राउन के अधीन कर दिया। भारत सचिव के पद का प्रावधान किया गया तथा उसकी सहायता के लिए 15 सदस्यीय, ठीक है, 15 सदस्यीय इंडिया काउंसिल की स्थापना जो है की गई। किसकी? इंडिया काउंसिल की स्थापना की गई। 8 सदस्य ब्रिटिश सरकार द्वारा एवं 7 सदस्य कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा नियुक्त। ठीक है, तो 8 और 7 15, 15 सदस्य की इंडिया काउंसिल की स्थापना की गई। तो यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने यहाँ पर देख सकते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसने रानी लक्ष्मीबाई को ग्वालियर पर अधिकार करने में सहायता की? तो रानी लक्ष्मीबाई के बारे में पूछा गया है, यहाँ पर आपको बताना है निम्नलिखित में से किसने रानी लक्ष्मीबाई को ग्वालियर पर अधिकार करने में सहायता की? तो ग्वालियर पर अधिकार करने में सहायता किसने की? चलिए ऑप्शन देखते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन पहला ही दे रखा है अफगान, ठीक है, दूसरा दे रखा है ईरानी, तीसरा दे रखा है मुगल और चौथा दे रखा है उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए ये बीपीएससी टीआरई 2.0 7/12/2023 में पूछा हुआ सेकंड शिफ्ट का प्रश्न है और पेपर थर्ड का। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप सभी लोग, इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वो है अफगान। ठीक है, अफगान इसका राइट आंसर है। अफगान ने जो है सहायता की थी रानी लक्ष्मीबाई की ग्वालियर पर अधिकार करने में सहायता की थी। ठीक है, चलिए इसका डिटेल से देख लीजिएगा एक बार। यहाँ पर देखिए रानी लक्ष्मीबाई को ग्वालियर पर अधिकार करने में अफगानों ने सहायता की थी। रानी लक्ष्मीबाई को ग्वालियर पर अधिकार करने में अफगानों ने सहायता की थी। 1857 की क्रांति में महारानी लक्ष्मीबाई ने फिरंगियों से लोहा लेने के लिए बांदा नवाब अली बहादुर शाह द्वितीय को, जिन्हें वे अपना भाई मानती थी, को पत्र के साथ राखी भेजकर उसकी लाज रखने को कहा था। बांदा नवाब 10,000 सैनिकों के साथ झांसी लड़ने पहुंच गए थे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कितनी अच्छी बात है। यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि रानी लक्ष्मीबाई जो थी वो ग्वालियर पर अधिकार करने में अफगानों ने सहायता की थी और 1857 में जो क्रांति हुई थी महारानी लक्ष्मीबाई ने फिरंगियों से जो अर्थात अंग्रेजों से लोहा लेने के लिए बांदा नवाब अली बहादुर शाह द्वितीय जो थे, जिन्हें वो अपना भाई मानती थी, उनको क्या पत्र के साथ राखी भेजकर उनकी लाज रखने को कहा था और बांदा नवाब 10,000 सैनिकों के साथ झांसी लड़ने पहुंच गए थे। देखिए ये एक भाई और बहन का यहाँ पर प्यार है और आप लोग देख सकते हैं भाई ने पूरी मदद की यहाँ पर। चलिए अब चलते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 पर। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा पहली बार प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वाणिज्य सॉरी यहाँ पर विद्रोह स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया था। यहाँ पर आपको पूछा गया है विद्रोह को किसके द्वारा पहली बार प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया था। तो यहाँ पर देखिए बताना है बीडी सावरकर के द्वारा, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, आरसी मजमूदार के द्वारा या उपरोक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है यहाँ पर देख सकते हैं कौन सा है, तो बीडी सावरकर इसका सही आंसर होगा। विद्रोह को किसके द्वारा पहली बार प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया? तो किसके द्वारा? बीडी सावरकर के द्वारा। याद रखना है बीडी सावरकर के द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया था जो विद्रोह था। ठीक है, इसका डिटेल से देख लेते हैं फिर से। देखिए मेरी पूरी आशा है आप सभी लोग ये जो क्वेश्चन है वो दोबारा से भूले ना। यहाँ पर 1857 को बीडी सावरकर के द्वारा पहली बार प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया था। उन्होंने अपनी जो पुस्तक थी द इंडियन वॉर ऑफ
इंडिपेंडेंस 1857। इसका नाम आप सभी को याद रखना है, द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। इसको आपको याद रखना है। में लिखा है कि 1857 का भारतीय विद्रोह ब्रिटिश औपनिवेशिक नियंत्रण के लिए व्यापक प्रतिरोध की पहली अभिव्यक्ति थी। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 में लिखा है कि 1857 का भारतीय विद्रोह ब्रिटिश औपनिवेशिक नियंत्रण के लिए व्यापक प्रतिरोध की पहली अभिव्यक्ति थी। उन्होंने अपनी पुस्तक द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 में ये चीज़ लिखी थी। ठीक है, किसने? बी.डी. सावरकर। पूछा जा सकता है बी.डी. सावरकर की पुस्तक कौन सी है? द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। इसका जो है राइट आंसर है। चलिए, यहाँ पर पुस्तक को भी याद रखना है आप सभी को। आगे जो है अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी को ध्यान रखना है। देखिएगा, पूछा है 1857 के विद्रोह की विफलता के निम्नलिखित में से कौन से कारण थे? जो 1857 की जो क्रांति हुई थी, उसके जो विद्रोह की विफलता का कारण क्या था? क्या पहला कारण था अंग्रेजों की सैन्य श्रेष्ठता थी? दूसरा, विद्रोहियों के पास कोई एकीकृत कार्यक्रम एवं विचारधारा नहीं थी। तीसरा, समाज के सभी वर्गों से समर्थन का अभाव था। तो नीचे दिए गए आप लोग इनमें से बताइएगा, क्या पहला और दूसरा सही है, क्या दूसरा और तीसरा सही है, या उपर्युक्त में से ये सभी सही है, या फिर इनमें से कोई भी सही नहीं है। तो इनमें से आप सभी को बताना है। देखिए, यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं। आप सभी को पता है अंग्रेजों की सैन्य श्रेष्ठता थी। ठीक है, इतना जो है यहाँ पर जो भी भारतीय थे उनके पास नहीं था श्रेष्ठता। इसके बाद विद्रोहियों के पास कोई एकीकृत कार्यक्रम एवं विचारधारा नहीं थी। आप आज के समय में मोबाइल हैं, फ़ोन है, ग्रुप हैं, व्हाट्सएप ग्रुप हैं, सारी बहुत कुछ है जो हम लोग एकजुट हो जाते हैं। उस समय जो है यहाँ पर विद्रोहियों को कोई खबर नहीं थी। उनकी जो डेट थी उससे पहले ही यहाँ पर विद्रोह शुरू हो चुका था, जिससे वो लोग एकजुट नहीं हो पाए थे। समाज के जो सभी वर्ग थे, वर्गों से समर्थन का अभाव था। तो जो समाज के जो भी वर्ग थे वो यहाँ पर एक साथ नहीं थे, जिसका खामियाजा जो है आप लोगों को पता है। उपर्युक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं क्या क्या विफलता के कारण थे, जो कि 1857 में ही अगर चाहता तो यहाँ पर उस समय ही देश आज़ाद हो जाता, लेकिन इसके मुख्य कारण रहे विफलता के। देखिएगा, 1857 के विद्रोह की विफलता के मुख्य कारण क्या-क्या थे? आप सभी को पता है जो अंग्रेज थे भाई, उनकी श्रेष्ठता अधिक थी क्योंकि उनके पास तोपें थीं, गोले बारूद सब कुछ था, जो कि हम लोगों के पास नहीं था, हम भारतीयों के पास नहीं था। दूसरा, यहाँ पर विद्रोहियों के पास कोई एकीकृत कार्यक्रम एवं विचारधारा नहीं थी। तो यहाँ पर आप सभी को पता है कि उनके पास कोई ऐसी विचारधारा नहीं थी, एक एकीकृत कार्यक्रम नहीं था। वो लोग एकजुट नहीं हो पा रहे थे। पहले एक चिट्ठी भेजी जाती थी, वो भी गुप्त संदेश भेजा जाता था कि हम लोग किस दिन कब विद्रोह होगा, लेकिन ये सब सफल नहीं हो पाता था। समाज के सभी वर्गों का समर्थन का अभाव था उस समय। आपको पता है अलग-अलग समाज बँटा हुआ था और इससे काफ़ी समस्या थी कि कुछ समाज जो है लड़ने को तैयार नहीं हो पा रहे थे, विद्रोह करने को तैयार नहीं हो पा रहे थे। साधनों का भी अभाव था। आपको पता है सभी के पास आज की तरह मोटर वाहन नहीं थे, साधन नहीं थे, कैसे होगा, ठीक है? क्रांति का देशव्यापी प्रसार ना होना। तो दूसरी बात यहाँ पर अब आपका 5 नंबर का देख सकते हैं कि जो क्रांति हुई थी, भाई उस समय क्या था कि देश में जो पूरे देश में यहाँ पर प्रसार नहीं हो पाया था। जो क्रांति थी कि इस डेट को यहाँ पर क्रांति की जाएगी, ठीक है? विद्रोह किया जाएगा, लेकिन पूरे देश में पता नहीं था। कहीं लखनऊ में हो गया, कहीं दिल्ली में हो गया, कहीं बिहार में हो गया। तो अलग-अलग विद्रोह हो रहा था, लेकिन एक एक समय पर नहीं हो पाया, जिससे कि दिक्कत हुई। अगला जो है आपसी फूट, सबसे बड़ा रीज़न आपको पता है आपसी फूट। आपसी फूट कहीं से भी हो, चाहे आपके घर की हो, चाहे परिवार की हो, अगर आपसी फूट है तो आपको पता है नुकसान झेलना ही पड़ता है। आज जो है भारत में अगर ये सब हुआ था तो आपको पता है भारत में जो भी हुआ उसका मेन मकसद सिर्फ यहाँ पर आपसी फूट ही था। आपसी फूट कराई थी अंग्रेजों के द्वारा, इसके बाद ही यहाँ पर शासन किया गया था।
इसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया था। देखिए उस ऊपर जो है ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था अभी 1857 का विद्रोह को किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया था। तो ये भी देखिए क्वेश्चन पूछा हुआ ही है। तो बी डी सावरकर, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्रपाल या उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर आपने अभी देखा था कि बी डी सावरकर के द्वारा ही बताया गया। जो 1857 का विद्रोह था वो प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में, ठीक है, पहला ही स्वतंत्रता संग्राम था। अगर चाहते तो उस समय भी देश आज़ाद हो सकता था। बाकी इसकी इनकी जो पुस्तक थी मैंने बता दिया, बी डी सावरकर की जो पुस्तक थी फर्स्ट वार ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस 1857। और इसके बाद विद्रोह को एक नियोजित स्वतंत्रता संग्राम कहा। अब देखिएगा उन्होंने क्या किया था कि इसे स्वतंत्रता का पहला युद्ध कहा था। मैंने पहले भी बोला कि अगर यह स्वतंत्रता का पहला युद्ध था और अगर सभी लोग एकजुट होते और ये विफलता के जो कारण थे इनमें से अगर सभी इनके पास होते तो शायद देश 1857 में ही आज़ाद हो जाता और आज जो है हमारे देश की कुछ और ही अर्थव्यवस्था होती, ठीक है। उन्होंने इसे पहला युद्ध कहा। बाकी बी डी सावरकर का जो जन्म था वो 28 मई 1883 में हुआ था, ठीक है। वो नासिक महाराष्ट्र में हुआ था, ठीक है। बी डी सावरकर का जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था, वो महाराष्ट्र के नासिक में 28 मई 1883 को हुआ था। लॉर्ड कैनिंग यहाँ पर देखिएगा, लॉर्ड कैनिंग जो है 1857 की स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारत के गवर्नर जनरल थे। अब आपसे पूछा जा सकता है, ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि जो लॉर्ड कैनिंग थे वो यहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि 1857 की जो स्वतंत्रता संग्राम के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो आपको आंसर क्या देना है, लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। क्या देना है, लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग इसका राइट आंसर रहने वाला है। चलिए आशा करते हैं समझ लिए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुझे पता है यहाँ पर थोड़ा सा समय अधिक लगता है बट आप लोग निराश ना हो। आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन यहाँ से निकल कर ना जाए जो कि प्रश्न पूछे जाते हैं, इसीलिए मैं डिटेल से पूरा बताकर चलता हूँ। आप लोग कैसे चाहते हैं वीडियो आप लोग बता सकते हैं। देखिए मैं कराने के लिए यहाँ पर सिर्फ क्वेश्चन करा सकता हूँ, प्रैक्टिस करा सकता हूँ, लेकिन उससे काफ़ी दिक्कत हो जाएगी। आप लोगों को सबसे ज़्यादा अगर क्वेश्चन मिलेंगे तो यहाँ से क्वेश्चन मिलेंगे, क्योंकि डिटेल सोल्यूशन में ही क्वेश्चन सबसे ज़्यादा बनते हैं बाद में। तो प्लीज़ आप सभी लोग इस बात को धैर्य बनाते हुए पढ़ते जाइएगा, पूरी बुक का सलूशन करते जाइएगा। मैं उम्मीद करूँगा कि आप सभी लोग इस बुक को सलूशन करने के बाद आप लोग कमेंट करके सभी लोग ज़रूर जाइएगा क्लास कैसी लगी, और यहाँ पर बताइएगा कौन सी बुक, नेक्स्ट बुक आप लोगों की कौन सी रहेगी जिसको हम सॉल्व कराने वाले हैं। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 को देखेंगे। किस अंग्रेज सैन्य अधिकारी जनरल ने झांसी की जो रानी थी इसको कहते हुए श्रद्धांजलि दी थी कि यहाँ वह औरत सोई हुई है जो विद्रोहियों में एकमात्र मर्द थी। देख सकते हैं कितनी बड़ी बात कही थी। जो अंग्रेज का जो सैन्य अधिकारी जनरल था उसने जो झांसी की रानी थी उसने यह जब श्रद्धांजलि दी थी रानी को, तब बोला था कि यहाँ वह औरत सोई हुई है जो विद्रोहियों में एकमात्र मर्द थी। जितने भी विद्रोही थे उसमें एकमात्र मर्द थी। उसने हार नहीं मानी, झांसी की रानी ने हार नहीं मानी। तो हिरोज, कैंपबेल, हडसन, इनमें से कौन था। तो देखिए इनमें से आप सभी लोग देख सकते हैं कौन था, ह्यूरोज, ठीक है। ह्यूरोज जो था उसने बोला था कि यहाँ पर वो औरत सोई हुई है जो विद्रोहियों में एकमात्र मर्द थी। बहुत बड़ी बात है, इसको चलिए डिटेल से देख लेते हैं। काफ़ी ज़्यादा कुर्बानियाँ दी हैं हमारे देश को आज़ाद होने में, और आज जो है बेरोजगार सब लोग घूम रहे हैं, और आप लोग पता है किस प्रकार से शासन किया जाता है। अंग्रेज सैन्य अधिकारी जनरल जो थे हीरोज ने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को यह कहते हुए श्रद्धांजलि दी थी कि यहाँ वह औरत सोई हुई है जो विद्रोहियों में एकमात्र मर्द थी। ज्ञात हो कि 17 जून 1858 को ग्वालियर के पास कोटा की सराय में अंग्रेजों से लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु हुई थी, ठीक है। तो देख सकते हैं कि ग्वालियर के पास जो कोटा की सराय में अंग्रेजों से लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु हो गई थी। और देख सकते हैं
चलिए अब जो है हम लोग कवर करेंगे अन्य जन आंदोलन 1757 से 1857 तक। यहाँ पर देखिएगा जो भी अन्य जन आंदोलन हुए 1757 को से लेकर के 1857 तक हुए हैं उनको देखने वाले हैं। इनमें से सबसे पहले क्वेश्चन आप सभी लोग देख सकते हैं पूछा गया है। यहाँ पर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या है, आप सभी लोग देखिएगा। क्वेश्चन पूछा गया है बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है। देखिए सबसे पहले तो आपको यही याद रखना है कि जो बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास है वो कौन सा, आनंद मठ। आनंद मठ पूछ लिया जाता है कि ऐसे लिख के आ जाता है कि आनंद मठ किसकी उपन्यास है, तो आपको बताना है किसका, बंकिम चंद्र चटर्जी का। अब इसमें पूछ लिया है गहराई के साथ कि आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख किया गया है, क्या सन्यासी का या फिर पागलपंथी का या नील का, ठीक है, या इनसे इन सभी में या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है। देखिए इसमें किसका किया गया था, इसमें किया गया था सन्यासी का, ठीक है। जो आनंद मठ है, आनंद मठ उपन्यास है, इसका जो है सन्यास सन्यासी जो विद्रोह था इसका उल्लेख किया गया है किसके द्वारा, बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। तो इसको याद रखना है। और ये देखिए क्वेश्चन पूछा हुआ है बीपीएससी टीआरई में, यहाँ पर 8/12/2023 का जो पेपर था है। तो इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ में सन्यासी विद्रोह का उल्लेख है। आनंद मठ की कहानी 1772 में पूड़िया, ठीक है, दानापुर और तिरहुत में अंग्रेज और स्थानीय मुस्लिम राजा के खिलाफ विद्रोह पर आधारित है। यह बांग्ला भाषा का एक उपन्यास है। इसका प्रकाशन 1882 में हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि आनंद मठ सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किया। आनंद मठ की जो कहानी है वो 1772 में पूड़िया दानापुर तिरहु अंग्रेज स्थानीय मुस्लिम राजा के खिलाफ विद्रोह पर आधारित है। और यह क्या, बांग्ला भाषा का एक उपन्यास है। इसका प्रकाशन कब हुआ था, 1882 में। ये चीज़ें आप सभी को याद रखनी है और इनसे किसी कोई सा भी क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से इस डिटेल से, ठीक है। अब चलिए अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा है निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले हुई। आपको बताना है इन जो 4 घटनाएं दे रखी हैं यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर जो भी घटनाएं 3 दे रखी हैं इनमें से सबसे पहले घटना कौन सी हुई, तो आपको सभी की डेट याद रखनी होगी तभी पता लगा सकते हैं। पहली पूछी गई संताल विद्रोह हुआ था, ठीक है, या फिर बिरसा मुंडा का विद्रोह हुआ था, या फिर यहाँ पर ताना भगत आंदोलन, ताना भगत आंदोलन हुआ था, या ये सभी हुए थे या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है आप सभी लोग देख सकते हैं, ऑप्शन फर्स्ट रहेगा संथाल विद्रोह, ठीक है। संथाल विद्रोह जो है इन सब में पहले हुआ था। चलिए अब इनकी डेट भी जान लेते हैं, यहाँ पर कब हुआ था कैसे हुआ था देखिएगा, डिटेल से देखिएगा। यहाँ पर उपरयुक्त विकल्पों में से सबसे पहले घटने वाली जो घटना थी संथाल विद्रोह 30 जून 1855 हुआ था, ठीक है। तो 30 जून जो संथाल विद्रोह हुआ था कब हुआ था, 30 जून 1855 को। संथाल विद्रोह के नेता जो थे सिद्धू और कानू थे, ठीक है। बिरसा मुंडा का जो विद्रोह हुआ था वो 1899 से 1900 में हुआ था, ठीक है। और यह विद्रोह झारखंड के छोटा नागपुर के क्षेत्र में हुआ था। इसे क्या, मुंडा उल गुलान, ठीक है, मुंडा उल गुलान विद्रोह भी कहा जाता है। ताना भगत आंदोलन 1914 1914 से 1920 में झारखंड के छोटा नागपुर में हुआ था, ठीक है। इसके नेता जो थे वो कौन थे, जतरा उरांव थे, ठीक है। इसके जो नेता थे वो कौन थे, जतरा उरांव थे। अब चलिए नेक्स्ट क्लास यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर देखिएगा ताना भगत आंदोलन संबंधित है। अगले क्वेश्चन पूछा है ताना भगत आंदोलन किससे संबंधित है।
ऑप्शन फर्स्ट है दलित आंदोलन से, ऑप्शन सेकंड है आदिवासी आंदोलन से, ऑप्शन सी है किसान आंदोलन से और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन आप सभी लोग देख सकते हैं कि ऑप्शन बी इसका सही होगा। क्या ताना भगत आंदोलन जो है किससे संबंधित है? आदिवासी आंदोलन से। इसको आप लोगों को याद रखना है, ताना जो है आदिवासी आंदोलन से संबंधित है, ताना आंदोलन। तो ताना भगत आंदोलन इसका अब देखिएगा ये कब हुआ था। देखिए ताना भगत जो आंदोलन है आदिवासी आंदोलन से संबंधित है। यह आंदोलन कब हुआ था? 1914 से लेकर के 1919 तक चला। यह बिहार वर्तमान जो है अब कहाँ है? झारखंड में। पहले कहाँ था? बिहार में। तो राज्य के छोटा नागपुर पठार में जतरा भगत, ठीक है, जतरा भगत और तुथिया भगत द्वारा किया गया था। इसे उरांव ताना भगत आंदोलन के नाम से जाना जाता है। तो इतना आप सभी को याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन में यहाँ पर देखिए पूछा गया है, यहाँ पर पूछा गया है कि किसके नेतृत्व में संथाल विद्रोह 1855 और 1856 हुआ, ठीक है। तो 1855 1856 में किसके जो है नेतृत्व में देखभाल में संथाल विद्रोह हुआ? पहला पूछा है क्या राजकुमार शुक्ल के नेतृत्व में हुआ? तो ऐसा नहीं हुआ। दूसरा पूछा है एस एन सिन्हा के नेतृत्व में हुआ? तो इनके भी नेतृत्व में नहीं हुआ। ऑप्शन सी दे रखा है सहजानंद सरस्वती के नेतृत्व में हुआ? तो ऐसा भी नहीं। डी नहीं। तो यहाँ पर उपरोक्त में से कोई नहीं। जब आप लोग देख सकते हैं उपरोक्त में से कोई नहीं, तो अब यहाँ पर आप सभी लोग देखेंगे इसका डिटेल से। सिद्धू और कान्हू के नेतृत्व में संताल विद्रोह हुआ, अभी मैंने आपको ऊपर बताया भी था। और यह कब हुआ था? 1855 से 1856 में हुआ था। देखिए मैं बार बार यहाँ पर जो भी क्वेश्चन अगर दो बार पूछा गया तो मैं दो बार ही लूँगा, क्योंकि आपको उतने ही महत्वपूर्णता के साथ आप लोगों को उन क्वेश्चनों को देखना है, क्योंकि जब क्वेश्चन ये दो बार रिपीट हो सकता है तो आपकी परीक्षा में भी पूछा जा सकता है, ठीक है। क्योंकि ये सबसे महत्वपूर्ण जो प्रश्न होते हैं ना बार बार रिपीट होते रहते हैं। अब देखिएगा कौन कौन थे? सिद्धू और कान्हू, इन दोनों लोगों को याद रखना है। हो सकता है घुमा करके फिर से क्वेश्चन पूछ लिया जाए। तो सिद्धू और कान्हू के नेतृत्व में क्या हुआ था? संथाल विद्रोह हुआ था। इससे पहले क्वेश्चन में ये भी पूछा गया था कि कब हुआ था? तो 1855 से 1856 में हुआ था। अब बात करें कि संथाल विद्रोह अंग्रेजों और जमींदारों के खिलाफ बिहार में, जो कि अब झारखंड में है, मैंने बताया अभी बिहार में हुआ था लेकिन अब झारखंड में है, कि राजमहल पहाड़ियों में बसे संथाल जनजातियों का विद्रोह था। तो ये किनके द्वारा लड़ा गया? तो आप ये भी याद रखना, आदिवासियों के द्वारा। अतः इसका उत्तर क्या है कि ई सही होगा उत्तर, ठीक है। तो नेतृत्व किसने किया था? सिद्धू और कान्हू ने। देखिए अब अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने है, देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह आंदोलन लंबी दाढ़ी रखने पर कर लगाए जाने के कारण हुआ था? अब भाई ये कौन सा देखिए कर था, इस पर भी टैक्स लगता था। अब आपने लंबी अगर दाढ़ी कर ली ना तो इस पर भी कर लगेगा। मुझे लग रहा है अगर आज के समय में होता तो कर कुछ ज़्यादा ही लगता। निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह आंदोलन जो हुआ था वो लंबी दाढ़ी रखने पर कर लगाए जाने पर हुआ था? फरेजी आंदोलन, पागलपंथी विद्रोह, बहावी आंदोलन या उपरोक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए ये था बहावी आंदोलन, ठीक है। कौन सा था? बहावी आंदोलन। बहावी आंदोलन इसका सही आंसर रहने वाला है। कौन सा? बहावी आंदोलन। आप देखिएगा इसका पूरा देखिएगा ये क्यों कब हुआ था। देखिए ये हुआ था वहावी आंदोलन विद्रोह लंबी दाढ़ी रखने पर कर लगाए जाने के कारण हुआ था। यह आंदोलन वर्ष 1831 में हुआ था, ठीक है। 1831 में हुआ था। इससे संबंधित नेता कौन थे? सैयद अहमद थे, ठीक है। इनको भी याद रखना है। इससे संबंधित जो नेता थे वो कौन थे? सैयद अहमद थे। यहाँ पर देख सकते हैं अगर लंबी दाढ़ी रखी जा रही थी तो इस पर भी उन्होंने क्या कर लगा दिया था। इससे काफ़ी दिक्कत हो रही होगी। और ये बहावी जब आंदोलन हुआ फिर उस समय पर, तब यहाँ पर इनके जो नेतृत्व करता थे अर्थात इनके जो नेता थे वो कौन थे? सैयद अहमद थे।
चलिए अगले क्वेश्चन में अब हम लोग देखेंगे भारत में शिक्षा का विकास। ठीक है, किसका? भारत में शिक्षा का विकास। इससे संबंधित जो भी प्रश्न है इनको देखेंगे। तो क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया 1817 में। देखिएगा 1817 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की? तो यहाँ पर आपको बताना है जो 1817 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की। हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की आपको बताना है। देख सकते हैं हेनरी विवियन डेरोजियो। ठीक है, हेनरी विवियन डेरोजियो। दूसरा दे रखा है डेविड हेयर। तीसरा दे रखा है जोनाथन डंकन। और चौथा दे रखा है उपरोक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो देख सकते हैं 1817 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की। तो यहाँ पर आपको बताना है, देख सकते हैं किसने की थी। ठीक है, यहाँ पर डेविड हेयर। तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा क्या? डेविड हेयर। ठीक है, डेविड हेयर इसका राइट आंसर रहने वाला है। डेविड हेयर, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब देखिएगा यहाँ पर देख सकते हैं 1817 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना राम मनोहर राय एवं डेविड हेयर ने की थी। हिंदू कॉलेज वर्तमान में प्रेसिडेंसी विश्वविद्यालय के रूप में जाना जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं 1817 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना राम मोहन राय एवं डेविड हेयर ने की थी। हिंदू कॉलेज वर्तमान में प्रेसिडेंसी विश्वविद्यालय के रूप में जाना जाता है। जो हिंदू कॉलेज है वो वर्तमान में किससे? प्रेसिडेंसी विश्वविद्यालय के रूप में जाना जाता है। इसको याद रखना है आप सभी को। और 1817 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा हुई थी? राम मोहन राय एवं डेविड हेयर ने की थी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं। अगले क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है, आप सभी लोग देखिएगा। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा है? वुड के जो 1854 के प्रेषण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर आपको बताना है इसने उच्च अध्ययन के लिए शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी की सिफारिश की। दूसरा देखा है इसने महिला शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण पर जोर दिया। तो आपको बताना है इनमें से कौन कौन से सही हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ऑप्शन फर्स्ट और सेकंड दोनों क्या हैं? सही हैं। ठीक है, क्या किया था इसने? जो उच्च अध्ययन के लिए शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी अंग्रेजी की सिफारिश की थी। सॉरी, अंग्रेजी की सिफारिश की थी उच्च शिक्षा के लिए। और साथ ही इसने महिला शिक्षा एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण पर जोर दिया था। तो किसने किया था? वुड। ठीक है, वुड ने 1854 के जो प्रेषण हुआ था के संबंध में। तो यहाँ पर चलिए वुड ने क्या किया इनका डिटेल से देखिएगा आंसर। तो वुड के 1854 के प्रेषण के संबंध में निम्नलिखित जो सिफारिशें थी उनको देखिएगा। इसने उच्च अध्ययन के लिए शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी की सिफारिश की तथा विद्यालय स्तर पर शिक्षा का माध्यम देसी भाषाओं को बनाए जाने का सुझाव दिया। इसके साथ ही प्रत्येक प्रांत में एक लोक शिक्षा विभाग की स्थापना की। ठीक है, प्रत्येक प्रांत में एक लोक शिक्षा विभाग की क्या स्थापना की। साथ ही इसने यहाँ पर महिला शिक्षा एवं व्यावसायिक शिक्षा की आवश्यकता पर बल दिया। ठीक है, यहाँ पर महिला शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा दोनों पर क्या किया? बल दिया तथा तकनीकी विद्यालयों एवं अध्यापक प्रशिक्षण संस्थाओं की स्थापना की सिफारिशें की। तो शिक्षा व्यवस्था पर यहाँ पर काफ़ी जोर दिया किसने? वुड ने। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। यहाँ पर आपसे पूछ लिया गया है। यहाँ पर पूछा गया है पुस्तकें से संबंधित। तो चलिए यहाँ पर पूछा है भारतीय जो समाचार पत्रों का इतिहास एवं पुस्तकें, इनसे संबंधित प्रश्न पूछा ही जाता है। देखिए यहाँ पर पूछा गया है द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री। द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री इतिहास के पहिए नामक पुस्तक किसके द्वारा रचित थी। तो यहाँ पर देख सकते हैं इतिहास के जो पहिए नामक जो पुस्तक थी वो किसके द्वारा रचित थी। तो यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट दे रखा है लोकमान्य तिलक, अर्थात लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। इसके बाद राम मनोहर लोहिया। तीसरा दे रखा है जयप्रकाश नारायण।
तो इसका राइट आंसर है राम मनोहर लोहिया इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, और चलिए इसका डिटेल से आप सभी लोग देख लीजिएगा। यहाँ पर देखिए पुस्तक और उनके जो लेखक दिए रखे हैं, द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री, यहाँ पर देखिए राम मनोहर लोहिया हैं। द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री के गीता रहस्य के लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक हैं। और प्रिजन डायरी 1975 के जयप्रकाश नारायण इसका सही आंसर है। ठीक है, प्रिजन डायरी 1975 जयप्रकाश नारायण इसका राइट आंसर रहने वाला है। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, देखिएगा। अबुल कलाम आजाद के द्वारा किस पत्रिका को संपादित किया गया? देख सकते हैं अबुल कलाम जो आजाद थे उनके द्वारा किस पत्रिका को संपादित किया गया? जमींदार, कामरेड, अल हिलाल, उपरोक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो देख सकते हैं इसका जो राइट आंसर क्या है। देखिएगा पत्रिका यहाँ पर टोटल सभी दे रखी हैं। फिल- फिलहाल इसका जो है आंसर है अबुल कलाम आजाद के द्वारा जो पत्रिका थी वो कौन सी थी? अल हिलाल। ठीक है, इसको याद रखना है क्या? अल हिलाल। तो अबुल कलाम आजाद के द्वारा किस पत्रिका का संपादित किया गया था? तो अल हिलाल इसका सही आंसर है। अब देखिएगा यहाँ पर जो भी पत्रिकाएं हैं, अल हिलाल अबुल कलाम, ठीक है, की पुस्तिका है। कामरेड मोहम्मद अली जौहर की है। जमींदार मौलाना जफर अली खां की है। और यहाँ पर बंगाल गजट जो है गंगाधर गंगाधर भट्टाचार्य। ठीक है, तो बंगाल गजट जो है गंगाधर भट्टाचार्य गजट और भट्टाचार्य इसको याद रखना है। जमींदार मौलाना जफर अली, अल हिलाल, अबुल कलाम और कामरेड मोहम्मद अली जौहर, ये आप लोगों ने देख लिए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप सभी के सामने देखिए, पूछा गया है राष्ट्रवादियों के दैनिक समाचार पत्र द इंडियन नेशन का प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ? 1930, 1931, 1940, इनमें से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो देख सकते हैं जो राष्ट्रवादियों के दैनिक समाचार पत्र द इंडियन नेशन का प्रकाशन कब प्रारंभ किया गया, आप सभी को बताना है। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन बी इसका राइट आंसर रहने वाला है 1931। ठीक है, 1931 में द दैनिक, यहाँ पर देख सकते हैं राष्ट्रवादियों के द्वारा जो दैनिक समाचार पत्र द इंडियन नेशन का प्रकाशन हुआ था। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर देखिए इसका जो प्रकाशन हुआ था कहाँ से हुआ था? तो पटना पटना से किया जाता था। ठीक है, द इंडियन नेशन द इंडियन नेशन का जो प्रकाशन है वो 1931 में प्रारंभ हुआ। और कहाँ से? पटना से किया जाता था। इन सभी पॉइंट को आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पर अब हम लोग देखने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं, बंगाल व बिहार के नील कृषकों की दशा का वर्णन करते हुए नील दर्पण नाटक किसके द्वारा लिखा गया? आपसे पूछा गया है जो बंगाल और बिहार के जो नील कृषक, नील की खेती की जाती थी, की दशा का जो वर्णन है करते हुए नील दर्पण नाटक किसके द्वारा लिखा गया? महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया, आचार्य कृपलानी के द्वारा, दीनबंधु मित्र के द्वारा, उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये जो है आप सभी लोग देख सकते हैं ऑप्शन सी इसका राइट है क्या? दीनबंधु मित्र। ठीक है, दीन मत बंधु मित्र के द्वारा नील दर्पण नाटक लिखा गया। और यह नील कृषकों की का वर्णन था। तो यहाँ पर देखिए आप पूछा गया है नील दर्पण दीनबंधु मित्र की रचना है। और प्रख्यात बांग्ला के जो नाटककार दीनबंधु मित्र द्वारा रचित नील दर्पण 1860। तो नील दर्पण कब हुआ था? पुस्तक प्रकाशन हुआ था तो 1860 में प्रकाशित हुई थी। इसके बाद इसमें नील आंदोलन का विस्तृत वर्णन मिलता है। नील की खेती के लिए जो आंदोलन हुआ था यहाँ पर देख सकते हैं उसका आंदोलन मिलता है। इसके बाद नेक्स्ट पुस्तक यहाँ पर आपको बताना है द इंडिया डिवाइडेड पुस्तक किसने लिखी थी? तो बीजी तिलक ने लिखी थी। ठीक है, या फिर राजेंद्र प्रसाद, यहाँ पर
राजेंद्र प्रसाद, पेंडरेल, मून, उपरोक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन बी इसका राइट रहने वाला है, राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद इसका सही आंसर हो जाएगा। इंडिया डिवाइडेड जो कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। तो इंडिया डिवाइडेड भारत के प्रथम राष्ट्रपति जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा लिखी गई थी, जबकि द डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो पुस्तक थी वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखी गई थी। ये दोनों पुस्तकें काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। इंडिया डिवाइडेड पूछ लिया जाता है या फिर डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू की है। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। और इंडिया डिवाइडेड किसकी है? प्रथम जो राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगली पुस्तक यहाँ पर आप सभी को देख सकते हैं। यंग इंडिया पत्रिका का संपादन किसने किया था? तो श्रीमती एनी बेसेंट, महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू, उपरोक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो यंग इंडिया किसकी थी? महात्मा गांधी की। ठीक है, महात्मा गांधी की जो पुस्तक थी वो थी, महात्मा गांधी की पुस्तक कौन सी थी? यंग इंडिया पत्रिका थी। ठीक है, और इसका यहाँ पर देख सकते हैं, इन यंग इंडिया पत्रिका का संपादन महात्मा गांधी ने किया था। साप्ताहिक पत्रिका यंग इंडिया का प्रयोग महात्मा गांधी द्वारा अपनी विचारधारा, सत्याग्रह और अहिंसा के प्रचार के लिए किया गया था। नेक्स्ट यहाँ पर देख सकते हैं, आप सभी के सामने है। अगला यहाँ पर देख सकते हैं, हुंकार। हुंकार हिंदी साप्ताहिक पत्रिका के प्रकाशन से कौन संबंधित थे? हुंकार हिंदी साप्ताहिक पत्रिका के प्रकाशन से कौन संबंधित थे? यमुना कारजी थे, राहुल शंकरत्यायन थे, सहजानंद सरस्वती थे, उपरोक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है, यहाँ पर देख सकते हैं, ऑप्शन डी। ठीक है, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो जो हुंकार हिंदी साप्ताहिक पत्रिका के प्रकाशन से कौन संबंधित थे? देखिएगा यहाँ पर कौन कौन संबंधित थे। राहुल शंकरत्यायन थे, स्वामी सहजानंद थे, यमुना कारजी थे। चलिए यह देख लीजिएगा। यहाँ पर देखिए 1940 में हुंकार नामक साप्ताहिक पत्रिका के प्रकाशन से यमुना कारजी, राहुल शंकरत्यायन, स्वामी सहजानंद सरस्वती संबंधित थे। राहुल शंकरत्यायन इसके संपादक थे। स्वामी सहजानंद सरस्वती इस पत्रिका के प्रमुख व प्रकाशक थे। ठीक है, प्रमुख और प्रकाशक थे। आगे देखिएगा, यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न पूछा गया है, पाकिस्तान और दी पार्टीशन ऑफ इंडिया किसने लिखा था? तो जो पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया किसके द्वारा लिखा गया था? मोहम्मद इकबाल, मोहम्मद अली जिन्ना, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इनमें से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो द पार्टीशन ऑफ इंडिया किसके द्वारा यहाँ पर लिखा गया? तो यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं किसके द्वारा लिखा था, डॉक्टर भीमराव जी अंबेडकर। ठीक है, द पार्टीशन ऑफ पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर डिवाइडर जो लिखा है वो किसने लिखा है? वो भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा लिखा गया है। इसका एक बार डिटेल देख लीजिएगा। पाकिस्तान आर दी पार्टीशन ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं। बी आर अंबेडकर द्वारा लिखित पुस्तक 1947 में भारत के विभाजन से पहले घटनाओं का एक व्यवहारिक विश्लेषण प्रस्तुत करती है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, बी आर अंबेडकर द्वारा लिखित पुस्तक 1947 में भारत के विभाजन से पहले की घटनाओं का एक व्यवहारिक विश्लेषण प्रस्तुत करती है। क्या कौन सी पुस्तक है? देख सकते हैं, पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, पाकिस्तान ऑफ द पार्टीशन ऑफ इंडिया। और यह 1947 से जो पहले कई घटनाएं हैं उनको, उनकी जो व्यवहारिक विश्लेषण है उसको प्रस्तुत करती है। किसके द्वारा लिखी गई है? तो भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा लिखी गई है। तो यहाँ पर आप सभी लोग आशा करते हैं समझ चुके होंगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट एक देख लेते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है। यहाँ पर पूछा है, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आपको बताना है, इसे लॉर्ड लिटिन द्वारा अधिनामित किया गया था। इसे गैंगिंग अधिनियम के रूप में जाने जाने लगा। इस अधिनियम को लॉर्ड रिपन ने निरस्त कर दिया।
इनमें से आप सभी लोग को बताना है कौन सा सही है। तो देखिएगा इनमें से तीनों क्या है, सही है, ठीक है। 1, 2, 3 तीनों क्या हैं, सही हैं। देख सकते हैं इसे क्या हुआ था, जो वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट था, इसे लॉर्ड लिटन के द्वारा अधिनियमित किया गया था और इसे गैंगिंग अधिनियम के रूप में भी जाना जाने लगा और इस अधिनियम को लॉर्ड रिपन ने निरस्त कर दिया। लॉर्ड लिटन ने क्या किया था, इसे अधिनियत किया था और निरस्त किसने किया, लॉर्ड रिपन ने, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये याद रखना है, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। पहला, दूसरा, तीसरा तीनों सही हैं। तो यहाँ पर वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट 1878 में लॉर्ड लिटन द्वारा अधिनियमित किया गया था। इसे गैंगिंग अधिनियम के रूप में जाना जाता है क्योंकि यह अंग्रेजों और अन्य भाषाओं के अखबारों के बीच भेदभाव करता है। इस अधिनियम को लॉर्ड रिपन ने वर्ष 1882 में रद्द कर दिया। इस कानून का लक्ष्य स्थानीय प्रेस को नियंत्रित और नियमित तथा गैर अंग्रेजी समाचार पत्रों को नियंत्रित करना था। बाकी यहाँ पर आज जो है यहाँ पर देख सकते हैं और भी काफ़ी जो प्रश्न अभी शेष बचे हुए हैं इनको हम लोग कवर करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये क्लास थोड़ी सी लंबी हो रही है। तो चलिए ये जो क्वेश्चन बचे हुए हैं शेष, तो 25 क्वेश्चन तक हम लोग यहाँ पर इस क्लास को कवर कर चुके हैं। इसके आगे जो भी प्रश्न होंगे उनको हम लोग कवर करने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में। तो आप लोगों ने अगर इससे पहले की क्लासें नहीं देखी हैं तो प्लीज़ देख लीजिएगा, ठीक है। और ये सभी प्रश्न आने वाले हैं। बाकी जो है वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर करके जाइएगा। अगर आप लोग यहाँ तक देखे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और नेक्स्ट अपना कमेंट करके ज़रूर जाइएगा। आपके कमेंट का मुझे वेट रहेगा। आप लोग कमेंट करके ज़रूर जाना है, थोड़ा-सा समय निकाल कर आप लोग क्या चाहते हैं, इसमें क्या सुधार चाहते हैं और किस प्रकार से और आप लोग कौन-सी बुक का सॉल्यूशन चाहते हैं, प्लीज़ कमेंट करके जाइएगा सभी लोग। और जितने भी ग्रुप हैं प्लीज़ सभी लोग सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। आप सभी लोग ग्रुप वगैरह हैं उसमें शेयर कर दीजिएगा ताकि और भी भाई-बहन जुड़ पाएँ। चलिए इसी के साथ इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। अच्छे से तैयारी करते रहिएगा, जुड़े रहिएगा और अभी आपके पास समय है। आशा करते हैं कि आप लोग तब तक अच्छे से तैयारी कर लेंगे और इस बार सिलेक्शन लेना ही है हर हाल में। तो चलिए सेशन को समाप्त करते हैं। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।